Today we discuss some problem related to the material properties over. So I told you some heat treatment by which we protect our material for the so students there is some heat treatment. There is some heat treatment by which we improve the material property or mechanical property of the material. Okay, so यहाँ पे क्या है कि alloying and thermal treatment. Thermal treatment, or we can say that this is the heat treatment. Alloying, what do you mean by alloying? We add some alloy to improve the mechanical property, to improve the mechanical property. Okay, so adding other element to alter the molecule, to alter the molecule property, like we talk about only two material here. Some first is steel and aluminum. So we can add some alloy to improve the मैकेनिकल प्रॉपर्टी. ठीक है, स्टील एक मटेरियल है, उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ऐड करेंगे जिससे उनकी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी. जैसे क्या कहते हैं कि जो प्योर स्टील है या फिर प्योर एल्यूमिनियम है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफी कम होती है, हार्डनेस भी काफी कम होता है, बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाता है. ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं कि हम डिफरेंट अलॉय उसमें ऐड करते हैं जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी हमको इम्प्रूव करनी रहती है, जैसे जो भी प्रॉपर्टी हमको इम्प्रूव करनी रहती है, जैसे स्टील है, स्टील में हमको हार्डनेस इम्प्रूव करनी है. वी वांट टू इम्प्रूव दी हार्डनेस, हार्डनेस ज्यादा हो जाए, हार्डनेस बढ़ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं. ओके, कार्बन, देन chromium, molybdenum, निकेल, टंगस्टन एंड मैग्नीज. ओके, तो ये क्या कहते हैं कि अलॉय हैं जो कि हम स्टील में पर्टिकुलर परसेंटेज में मिक्स करके स्टील की स्ट्रेंथ, हार्डनेस, डक्टिलिटी इंप्रूव कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सकते हैं. सिमिलरली फॉर द एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीज, सिलिकॉन, जिंक एंड मैग्नीशियम, ये अलॉय हैं जो हम एल्युमिनियम में ऐड करके एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव कर सकते हैं. तो फर्स्ट वे हो गया अलॉइंग, मींस वी ऐड सम एलिमेंट टू इंप्रूव द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल. ओके, देन अदर इज हीट ट्रीटमेंट या थर्मल ट्रीटमेंट. तो इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है जिसका हमको क्या कहते हैं कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करना है, उसको हम फर्नेस में हीट करते हैं. मीन्स हीटिंग मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं पर्टिकुलर फर्नेस में, और फिर फर्नेस में टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद उसको कूल डाउन करते हैं, मीन्स ठंडा करते हैं. ओके, उसको ठंडा करते हैं, पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, देन उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं. ओके, तो जो कूलिंग रेट है,
मीन्स हम बहुत फास्ट में कूल कर रहे हैं, बहुत स्लो कर रहे हैं, या फिर मीडियम स्पीड में स्लो कर रहे हैं, या फिर क्या कहते हैं कि नॉर्मल जो क्या कहते हैं इन्वायरमेंट के थ्रू कूल होता है उसमें छोड़ देते हैं। तो ये हमारा जो कूलिंग प्रोसेस है, टू कूल द मटेरियल, दैट डिपेंड द improve the mechanical property. Okay, so first process is annealing. Annealing क्या होता है देखिए, annealing में जो कूलिंग रेट होता है वो काफी स्लो होता है। ओके, और कूलिंग भी हम कई तरीके से कर सकते हैं कि जैसे क्या है कि हमने फर्नेस में हीट किया। ओके, फिर फर्नेस का क्या कहते हैं कि हमने ऑफ कर दिया, तो एक तरीके से वो जो आपका मटेरियल है वो फर्नेस में ही बहुत स्लोली कूल होता है, बहुत स्लोली ठंडा हो रहा है। ओके, या फिर हमने क्या किया कि फर्नेस में हीट किया, उसके बाद हमने मटेरियल को फर्नेस से बाहर निकाला और नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दिया। ओके, तो भी क्या कूलिंग रेट काफी स्लो रहता है ना, धीरे धीरे। नेक्स्ट थिंग्स क्या है कूलिंग करने का, कि फर्नेस में हीट किया, देन आपने मटेरियल को पुल आउट किया फ्रॉम द फर्नेस, देन आपने उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखा, उसके बाद क्या कहते हैं कि उसको क्या कहते हैं कि एयर फ्लो कराया, तो क्या कूलिंग रेट इंक्रीज हो गया। क्योंकि एयर जब क्या कहते हैं कि आपके पर्टिकुलर हीटेड मटेरियल से पास होगी, तो क्या होगा कि जो हीट ट्रांसफर है आपका क्या कहते हैं कि मटेरियल टू एयर, वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी एयर है मटेरियल के अराउंड में वो जल्दी हीट होगी और वो वेपराइज हो जाएगी। देन जो कूल एयर है वो एरिया कवर कर लेगी और क्या कहते हैं कि हमारा कूलिंग रेट फास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कैसे कूल कर सकते हैं, तो नेक्स्ट जो कूल करने का वे है कि हम नेक्स्ट कूल करने का वे है कि हमने फर्नेस में हीट किया, मटेरियल को पुल आउट किया फ्रॉम दी फर्नेस, और मटेरियल को ठंडे कूल वाटर में डिप कर दिया। देन दिस इज द रैपिड कूलिंग, because the cooling rate is very fast, because the cooling rate is very fast. Okay, so if the cooling rate is very slow, then it called annealing. It called annealing. Okay, and which mechanical property improve from this annealing process? Improve hardness, strength, ductility. Okay, so these some property is improved by the annealing. Now this is the hardening. How hardening process is there? Heating higher than its critical temperature, then cooling rapidly. Means this is depend on the cooling rate. Okay, so आपने क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज किया, देन यू हैव टू कूल डाउन in very fast way. So improve the hardness, that is the improve the hardness. But the disadvantage of this process, it will be increase the internal stresses. क्या होता है जो इंटरनल स्ट्रेसेस है वो इंक्रीज होती है, मे कॉजेज की क्रैकिंग। ओके, जब जब इंटरनल स्ट्रेसेस इंक्रीज होती है तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है कि आपका
आपका ये ड्रॉबैक होता है। मीन्स इंटरनल स्पेसेस इंक्रीज हुआ एंड कॉजेज दी क्रैकिंग, आपका मटेरियल क्रैक हो जाता है, दिस इज ड्रॉबैक। आपका मटेरियल तो हार्ड हो जाता है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि आपका इंटरनल स्पेसेस इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से क्रैकिंग अकर हो जाती है। देन टेम्परिंग, what is this process? See, steel is heated below its critical temperature and cooled slowly. अभी प्रीवियस जो टू प्रोसेस जो थे उसमें क्या था कि आपका जो हीट मटेरियल को हीट करते थे, वो कैसे करते थे, क्रिटिकल टेम्परेचर के अबव हीट करते थे। लेकिन आपका जो टेम्परिंग प्रोसेस है इसमें क्रिटिकल टेम्परेचर के बिलो हीट करते हैं। स्टील इज हीटेड बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड कूल स्लोली, और उसको स्लोली कूल करते हैं। यूज्ड विद हार्डिंग टू रिड्यूस द इंटरनल स्ट्रेसेस। ओके, तो अभी ये क्यों यूज हुआ, क्योंकि जो हमारा ये हार्डिंग प्रोसेस है इसमें क्या हुआ, मटेरियल हार्ड हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, इंटरनल स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से मटेरियल क्रैक हो जाता है। So to avoid the cracking, what happens? We go for the tempering, where we heat up the material below critical temperature and cool slowly. Use speed hardening to reduce the internal stresses. ठीक है, तो जो इंटरनल स्ट्रेसेस इंक्रीज हो गई हैं उसमें हम टेम्परिंग प्रोसेस अप्लाई करके इंटरनल स्ट्रेसेस को रिड्यूस करते हैं। नाउ hot working and cold working I already explained many times, because the hard working and cold working both are the example for the plastic deformation. Okay, so forming of the shape will material when it hot, ठीक है, मटेरियल का शेप चेंज करते हैं, डायमेंशन चेंज करते हैं मटेरियल को हीट करके, जब भी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं और उसके बाद हम हॉट वर्किंग करते हैं, मीन्स मटेरियल का शेप एंड साइज हम मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज करके चेंज करते हैं। ठीक है, लेस इंटरनल स्ट्रेसेस ड्यू टू दी एनेलिंग। ओके, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है कि एनेलिंग प्रोसेस अप्लाई होता है हॉट वर्किंग में, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि इंटरनल स्ट्रेसेस कम इंक्रीज होती है। ओके, ठीक है, अभी कोल्ड वर्किंग, फॉर्मिंग प्रोसेस सेफ वाइल मटेरियल इज क्लोज। तो इसमें भी हम मटेरियल का शेप एंड साइज को चेंज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ जाती है। ठीक है, इंटरनल स्ट्रेसेस बढ़ जाती है, क्योंकि क्या कहते हैं कि ये कोल्ड वर्किंग रहता है। तो जब भी क्या कहते हैं कि हम कोल्ड वर्किंग करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हीट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो जाता है, तो उसके लिए हम टेम्परिंग में जाते हैं कि कोल्ड वर्किंग किया है, मटेरियल की सरफेस फिनिश काफी अच्छी आती है, लाइटिंग काफी हो जाता है और स्ट्रॉन्ग भी काफी हो जाता है, लेकिन क्या होता है कि इंटरनल स्ट्रेसेस इंक्रीज हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम टेम्परिंग का यूज करते हैं। ओके, नो, क्रोजन एंड क्रोजन प्रोटेक्शन। अभी कोरोजन, कोरोजन क्या है, मोस्ट प्रोबेबली जो आपके आयरन के लोहे के जो प्रोडक्ट होते हैं, लोहे का आयरन के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उसमें कोरोजन हो जाता है। क्या होता है कि जो आपका आयरन है वो एयर से रिएक्ट करके, एयर से रिएक्ट करके और क्या कहते हैं कि आपका वाटर मॉलिक्यूल एयर में
प्रेजेंट रहता है तो वाटर मॉलिक्यूल और क्या कहते हैं कि आपका एयर आपस में कार्बाइड बना लेते हैं, जो कि एक ब्राउन कलर का आपका क्या कहते हैं कि जो आपका आयरन होता है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की कोटिंग हो जाती है, जो धीरे 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 करके आपके आयरन प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड कोरोजन। तो हम कोरोजन को प्रोटेक्ट कैसे करें, हाउ वी प्रोटेक्ट द मटेरियल फ्रॉम द कोरोजन? Okay. See, corrosion is the distortion of the material due to the oxidation or other than chemical reaction. क्या होता है कि मटेरियल जो भी मटेरियल रहता है वो ऑक्साइड बना लेता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि आपका जो मटेरियल होता है उसमें कोरोजन हो जाता है। कोरोजन हो जाने से क्या होता है कि आपका मटेरियल वीक होता जाता है, मटेरियल डिस्ट्रॉय होता जाता है। तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, हाउ टू प्रोटेक्ट द कोरोजन? ओके, so how to protect the corrosion? Designed to eliminate condition prevalent to corrosion means क्या होता है कि हम ऐसा एलिमेंट डिजाइन करेंगे, जैसे आपका आयरन है जिसमें कोरोजन होता है, लेकिन स्टील है, स्टील में कोरोजन नहीं होता, ठीक है ना। तो जब भी हम क्या कहते हैं कि प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो या तो हम स्टील की कोटिंग कर दे पर्टिकुलर कंपोनेंट में, या फिर क्या कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई भी आयरन का प्रोडक्ट है, कोई मेटल का प्रोडक्ट है, तो क्या करते हैं हम उसको पेंट कर देते हैं, है ना। तो जो पेंट होता है वो क्या कहते हैं कि जो आपका मटेरियल है और एयर के बीच में कांटेक्ट नहीं होने देता। जो आपका पेंट है वो क्या करते हैं कि आपके मटेरियल और एयर के बीच में कांटेक्ट नहीं होने देता, जिसकी वजह से आपका केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और ऑक्साइड नहीं बनता है। ओके, सो या तो हम अलॉय मटेरियल की कोटिंग कर दें या फिर पेंट कर दें, जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि आपके मटेरियल और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन बॉन्डिंग बंद हो जाए, तो कोरोजन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाता है, ठीक है। कैथाइड प्रोडक्शन ना, ये तो हो गया। अभी चार्जिंग द मीटर टू स्लो स्टॉप रिएक्शन विद द अदर एलिमेंट, प्रोवाइडिंग sacrificial metal to give us ions instead of structure giving up ions। ओके, सो ये आपका हम पर्टिकुलर मटेरियल में एक केमिकल को कोटिंग करें, जिसकी वजह से मेन क्या है कि अगर आपको क्लोजन रोकना है तो जो भी आपका मेटल है और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्डिंग को आपको रोकना है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आपका ऑक्सीजन और मेटल का रिएक्शन होने से रोकना है। अभी रिएक्शन कब होगा, जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। तो आप अगर ये कांटेक्ट किसी भी तरीके से रोकते हैं तो आप कोरोजन को रोक सकते हैं सिंपल वे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, ये पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, ठीक है ना। और ये जो रेड लाइन आपको शो कर रही है, ये जो रेड लाइन आपको शो कर रही है, दैट इज द लोडिंग। ओके, तो उससे हम बोल सकते हैं मोरिंग मोरिंग नथिंग बट इट इज द स्पेसिमेन लाइक दैट। तो इसकी लेंथ क्या है, 100 फीट है, डायमीटर 1 इंच, एक्सियल लोड, ये यानी ये जो रेड कलर में आपको एरो शो कर रहा है, तो एक्सियल लोडिंग कितनी है, 25 पाउंड, सॉरी 25,000 पाउंड। ओके, एलोंगनेशन की भी वैल्यू दे दी गई है आपको 1.0 इंच, बहुत ही ज्यादा एलोंगनेशन हो रहा है। अभी फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेसेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो एफ कितना है आपका 25,000 पाउंड, एंड एल कितना है, अभी ये देखिए एरिया आपको फाइंड करना है, तो ये आपका इंच 1 इंच डायमीटर है, ठीक है ना। तो
आपका कितना हो जाएगा, पाई बाई 4, 1 स्क्वायर, दैट इज द फार्मूला फॉर द एरिया, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर शेप में है। एरिया इक्वल टू पाई बाई 4, 1 स्क्वायर, और डी स्क्वायर इंच स्क्वायर। सो आप ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको ये वैल्यू गेट हो जाएगी। ओके, तो आंसर कितना आया आपके स्ट्रेस का, 31,800 psi। ओके, अभी ये देखिए आपका एरिया यहाँ पे इन्होंने फाइंड आउट किया है। इन्होंने क्या किया है, पाई आर स्क्वायर, आर पाई बाई 4 डी स्क्वायर। ओके, तो इन्होंने क्या किया है कि जो डायमीटर दिया था उसको रेडियस में कन्वर्ट कर लिया है, और रेडियस क्या होता है, डी बाई 2। तो ये डायमीटर आपका कितना है, 1, तो आर कितना हो जाएगा, डी बाई टू, डी बाई टू, देन आर इक्वल टू 0.5 इंच, क्योंकि आपका डायमीटर कितना है, 1 है। ओके, so strain, आपका elongation दिया हुआ है, then there is no problem to find out the strain, epsilon equal to E upon L नॉट। तो ये आपका कितना है, 1 इंच है। ओके, तो अभी जब भी हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है ना, तो यूनिट सेम रखते हैं। अभी देखिए ऊपर इंच में, नीचे फीट में है ना, ऊपर इंच में है और नीचे में क्या है, 100 फीट है। तो 100 फीट को हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो 1 फीट में कितने इंच होता है, 12 इंच होता है। तो 100 फीट में कितना इंच होगा, 100 × 12 मीन्स 1200। तो 1 डिवाइड बाई 1200, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। या फिर हम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आई हैव द कैलकुलेटर हियर। ये वैल्यू देखिए कितनी है, 1 डिवाइड बाई 1200। So see here, 8.3 into 10 to power minus 4। तो ये देखिए 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे 8.3 हो गया, और इधर आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यू है, इसलिए 10 to power minus 4 यहाँ पे आपका डेसिमल हो गया। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, सिमिलर वैल्यू हमको गेन हुई है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग्स, अनदर एग्जांपल देखिए, सिंपल स्ट्रेस का प्रॉब्लम है कि आपको क्या कहते हैं कि पर्टिकुलर एक मटेरियल दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी गई है, डायमीटर गिवन है, जिसकी वजह से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए ए इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, तो वो हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम, एग्जांपल नंबर 2, ऑलवेज क्रेन इज लिफ्टेड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्रेन है, जैसे क्रेन आप सब लोगों को पता है क्या करते हैं कि जो बहुत वेटेड हैवियर प्रोडक्ट होते हैं उनको हम क्रेन से वन प्लेस से अदर प्लेस पे शिफ्ट करते हैं, क्योंकि ह्यूमन के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतना हैवी वेट लिफ्ट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लिफ्ट करे। उसके लिए हम प्लेन्स का यूज करते हैं।
क्रेन्स ने कितना वेट लिफ्ट किया है? 20,000 पाउंड। ठीक है, अगर आप पाउंड नहीं समझ रहे हैं तो यू कैन एज्यूम दैट 20,000 kg। ओके, 20,000 किलोग्राम। ओके, तो इतना वेट लिफ्ट कर रहा है क्रेन। और क्रेन कैसे लिफ्ट करता है? एक क्या कहते हैं कि हैंड टाइप का लीवर रहता है जिसकी वजह से क्रेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करता है। ओके, तो अभी क्रेन के हैंड पे इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि आपका लोड आ रहा है, ये लोड अप्लाई कर। तो अभी देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केबल। तो जिस केबल के थ्रू हम वेट को लिफ्ट कर रहे हैं उसका डायमीटर कितना है? 1 इंच है। लेंथ ऑफ पीरियड ऑफ द लिफ्ट 50 फीट है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और क्या क्या वैल्यू गिवन है। सी देयर इज हाउ मेनी वैल्यू। आपका यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है, यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है, एंग मॉडुलस की वैल्यू गिवन है, ई गिवन है। देन फर्स्ट वी गोइंग टू फाइंड आउट द नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला सिग्मा इक्वल टू एफ अपॉन ए। ओके, तो ए क्या है? ए देखिए 1 इंच के लिए ऑलरेडी ए कैलकुलेट कर रखा है यहाँ पे। 1 इंच के लिए ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है हमने, तो डियर इज नो प्रॉब्लम। 20,000 केवल आपके लोड की वैल्यू चेंज हो रही है। यहाँ पे 25,000 है, यहाँ पे 20,000 है। तो हमको ये देखिए स्ट्रेस फाइंड आउट हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम। स्ट्रेन फाइंड आउट हो गया। अभी हमको क्या कहते हैं कि इसमें इलोंगनेशन नहीं दिया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में आप देखिए इलोंगनेशन ई दिया हुआ था, इलोंगनेशन ड्यू टू लोडिंग। तो जब इलोंगनेशन दिया हुआ था तो हमने ई का फार्मूला लगा दिया। ई और जो लेंथ है वो हमको मिल हमने अप्लाई किया। लेकिन जब इलोंगनेशन नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें इलोंगनेशन नहीं दिया हुआ है लेकिन क्या दिया हुआ है? ई दिया हुआ है। तो ई और सिग्मा के रिस्पेक्ट में भी हमको क्या कहते हैं कि डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका स्ट्रेन इक्वल टू ई अपन एल होता है, ये वैल्यू है। लेकिन यहाँ से हमको क्या कहते हैं कि स्ट्रेन हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए सिग्मा अपॉन कैपिटल ई, तो सिग्मा की वैल्यू और कैपिटल ई की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ से हमको क्या कहते हैं कि इंच में ये स्ट्रेन फाइंड आउट हो गया। अगेन स्ट्रेन का जो दूसरा फार्मूला है, अनदर फार्मूला फॉर द स्ट्रेन इक्वल टू स्मॉल ई डिवाइड बाई एल नॉट। तो एल नॉट क्या है? लेंथ। तो लेंथ आपको दिया है 50 फीट, 50 फीट। तो स्टूडेंट्स ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पे पौंड में, फीट में, तो आप इसको समझ सकते हैं। फीट है तो ये मीटर है, और ये क्या कहते हैं कि आपका पाउंड है तो ये केजी है। देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए कि क्या है कि डिटरमाइन करना है अभी केबल का मतलब इलोंगनेशन में, यानी केबल आपकी कितनी स्ट्रेच हो रही है। 20,000 का पाउंड का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, जो लोड अप्लाई हो रहा है, उसकी वजह से कि जो स्ट्रेच है कितना हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी स्ट्रेन की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली। एल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 50 फीट। ओके, तो आपका ई इक्वल टू स्ट्रेन इंटू एल। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू दी है 0.00728, ये वैल्यू रख दिया। और यहाँ पे देखिए 50 है तो इसको हमको इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक वैल्यू इंच में एक वैल्यू फीट में नहीं चलेगी, यूनिट मस्ट बी सेम। तो एक फीट में 12 इंच होता है तो 50 × 12। ओके, तो यहाँ से ये हमको ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। ओके, स्मॉल ई की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि केबल जो है कितना स्ट्रेच होगी अगर उस पर 20,000 का लोड अप्लीकेबल है। तो 50 mm की, सॉरी 50 फीट की जो केबल है वो 0.44 इंच स्ट्रेच हो जाएगी। ओके, दैट इज विद इन द इलास्टिक लिमिट। ओके,
लेकिन अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि हम मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये इलास्टिक लिमिट में है या नहीं है। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ई गिवन है। ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है ना। तो मतलब जिस भी प्रॉब्लम में चाहे वो जो भी क्वेश्चन हो, अगर उसमें ई गिवन है तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो भी इलॉन्गेशन होगा, जो भी स्ट्रेच होगा, वो विद इन द इलास्टिक लिमिट होगा। दैट्स व्हाई ई इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ठीक है ना। अगर यंग मॉडल दिया है तो इसका मतलब क्या है, जो भी जितना भी इलॉन्गेशन है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट है। ओके। नाउ here this is not in your syllabus, non डिस्ट्रक्टिव। तो ये दो एग्जांपल आपने देखे जो कि सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की थी। ओके। तो आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग दिस? क्योंकि ये दोनों मिला करके आपका सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट फिनिश हो गई है। आप सिलेबस कॉपी देखिए, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट में जितने भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट कवर हो गए हैं। तो आपको क्या कहते हैं कि कोई क्वेश्चन है, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फिर मैं आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। हाँ। स्टूडेंट एक बार और फिर मैं बोलता हूँ कि जिन्होंने भी कल का गूगल फॉर्म जो मैंने एग्जामिनेशन पर्पज के लिए शेयर किया हुआ था, अभी तक फिल नहीं किया हुआ है, वो उसको फिल कर दें। दैट गूगल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिलिंग योर एग्जामिनेशन फॉर्म, because I want to know your working mobile number and working email address फॉर फिलिंग द एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपका वर्किंग मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो भी आईडी पासवर्ड या एग्जाम की लिंक आपको एमएसबीटी की तरफ से आती है वो आपके मोबाइल नंबर पे आती है। अगर आपका मोबाइल नंबर वर्किंग नहीं है, बंद है, ऐसा कोई मोबाइल नंबर जो कि पुराना आपके मोबाइल नंबर हम हमारे पास है रिकॉर्ड में, उसके थ्रू अगर हम फिल करते हैं तो क्या होगा कि आपको लिंक नहीं मिल पाएगी, आईडी पासवर्ड नहीं मिल पाएगा, तो आप क्या होगा कि एग्जाम देने में प्रॉब्लम होगा। तो इसकी वजह से ये गूगल फॉर्म मैंने बनाया है। तो जिन लोगों ने अभी तक गूगल फॉर्म फिल नहीं किया है, प्लीज फिल योर गूगल फॉर्म so that your examination form will be filled. Okay. So if there is any question, then ask your question. Otherwise, I start this separate topic, that is new topic belongs to 4 unit, shear force diagram and bending moment diagram. Shear force diagram and bending moment diagram. Okay. तो यहाँ पे भी आप पहले देते हैं कि जो भी डिफॉर्मेशन है ड्यू टू दी लोड एप्लीकेशन, उसके बारे में ही डिस्कशन होगा। बिकॉज whole the strength of material is totally based on the stress and strain only. Whatever the load we apply, हम कितना लोड अप्लाई करते हैं पर्टिकुलर कंपोनेंट पे और उसके रिस्पेक्ट में क्या डिफॉर्मेशन होता है, दैट इज द मेन एनालिसिस पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना। कि जो भी कुछ हम लोड अप्लाई करते हैं उस लोड के अगेंस्ट क्या डिफॉर्मेशन शो होता है, और उस अगर वो इलास्टिक है मीन्स विद इन इलास्टिक लिमिट है, या फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, उसके बारे में ही ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका बेस है। ठीक है स्टूडेंट्स। so if you have any question, then put forward your question or you can message me your question.
मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे कर सकते हैं या ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करने में। ओके, सो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को, ठीक है, तो जस्ट इंट्रोडक्शन देना है इसमें। क्या है, यूनिट 4, ये आपका इंट्रोडक्शन टाइप में है। तो इसमें क्या है आपका कि बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन बीम। तो जब हम इसकी बात करते हैं, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स इन द बीम, तो इसका मीनिंग क्या रहता है? इसका मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे बीम की बात करते हैं, जैसे बीम और कॉलम। ठीक है, आप जैसे घरों में देखते हैं ना कि आपका जो स्ट्रक्चर है, घर बना हुआ है, हाउस बना हुआ है, उसमें दो कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है बीम, दूसरा होता है कॉलम। ओके, जो कॉलम है वो वर्टिकली रहता है, ठीक है ना, और जो बीम है वो हॉरिजेंटली रहता है। जो कॉलम है वो क्या कहते हैं कि आपका जो रूफ होता है उसके सपोर्ट के लिए रहता है, और जो बीम है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पे बीम की केवल बात करेंगे, मतलब जो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है, जैसे आपको मैं यहाँ पे अभी शो करता हूँ, हाउ टू स्विच द कैमरा। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है पर्टिकुलर, ये आपका बीम है। देखिए, यहाँ से यहाँ तक पर्टिकुलर इस कमरे में भी ये आपका बीम है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे बीम है, तो बीम के ऊपर जितने भी लोड एप्लीकेबल होते हैं, देखिए ये पर्टिकुलर बीम है ना, तो ये बीम है, और ये कॉलम देखिए, है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है इसको बीम बोलते हैं, है ना। और ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो आपका निकला हुआ है, दिस इज द कॉलम। वर्टिकली कंपोनेंट है तो ये कॉलम है, और ये हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट है तो ये बीम है। तो जब हम क्या कहते हैं कि बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, तो हम बीम के लिए बात करते हैं, वी डिस्कसिंग द बीम सेक्शन। बीम पे जितने भी लोड अप्लीकेबल होते हैं, जो भी लोड अप्लाई हो रहे हैं, उसके थ्रू क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, क्या डिफॉर्मेशन हो रहा है, कितना डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसी का एनालिसिस हम इस शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में करने वाले हैं। ओके, ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है, और या फिर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन है, ठीक है ना। तो जितना भी, जैसे अभी मैंने बात फिर से ये भी में एक बार देखिए कि यहाँ पे क्या है, रूफ का जितना लोड है ना, ठीक है, क्योंकि ये रूफ काफी लॉन्ग है, देखिए ये रूफ का जो एरिया है काफी बड़ा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए इन बिटवीन एक बीम का स्ट्रक्चर किया गया है, बीम बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये बीम आपके रूफ को सपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि रूफ है, तो इतना जो लॉन्ग एरिया का रूफ है, इसका कुछ ना कुछ तो लोड होगा, काफी लोड होगा, है ना। तो क्या हुआ कि ये जो बीम अप्लाई किया गया है, इस पे रूफ का जितना भी लोडिंग है वो ये बीम सपोर्ट कर रही है, ठीक है ना। तो अभी इसमें क्या कहते हैं, कितना शियर फोर्स है और बिल्डिंग मोमेंट कितना हो रहा है, वो विद इन दी लिमिट है या नहीं है, ठीक है।
अभी तो ये विद इन द लिमिट ही होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, सेफ है, सेफ जोन में है, तो विद इन द लिमिट है। लेकिन बनने से पहले, ये स्ट्रक्चर बनने से पहले आपका बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स का कैलकुलेशन होता है कि मान लीजिए इसमें 1 लाख न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, 1 लाख किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ये पर्टिकुलर बीम उस फोर्स को रजिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, दैट इज कैलकुलेशन बिलोंग्स टू दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट diagram and shear force calculation, bending moment and shear force calculation, and we represent this bending moment and shear force calculation by the bending moment diagram and shear force diagram. Okay, so bending moment and shear force diagram I will start in the next lecture. Okay, तो यहाँ तक अगर आपको किसी स्टूडेंट को किसी तरीके की प्रॉब्लम है, देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में कोई प्रॉब्लम है, then you can ask. I give the two examples for the shear force and bending, sorry, simple stress and strain calculation. ठीक है, one example from your crane and one example for your simple calculation. एक में क्या कहते हैं कि आपका एलोमिनेशन गिवन था, एक में आपको एलोमिनेशन फाइंड आउट करना था, है ना। एक में आपका ई गिवन नहीं था, एक में आपका ई गिवन है एंड मॉडल्स गिवन है ना। तो ये है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई क्वेश्चन है? आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी तक सेकेंड ईयर का एडमिशन कंप्लीट नहीं किया? क्योंकि अगर आपका सेकेंड ईयर का एडमिशन इधर कंप्लीट नहीं होगा तो आपका एग्जाम फॉर्म फिल नहीं हो पाएगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा है जिसका सेकेंड ईयर का फॉर्म पेंडिंग है, फिर सेकेंड ईयर का एडमिशन पेंडिंग है, तो फर्स्टली उसको कंप्लीट करें।